Good evening and namaskar. So once again, we welcome you इस एजुकेशनल इवनिंग में जो जिसका नाम है ज्ञान सेतु। ज्ञान सेतु जैसा कि आप जानते हैं और ऑलरेडी आप पिछले 3 सेशन से हमारे साथ बने हुए हैं। आप ये सर्टिफिकेट कोर्स है प्रैक्टिकल डायबिटोलॉजी में बाय मेडिकल कॉन्सेप्ट इन हिंदी। दिस इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट जहां पे आपको जो हमारे यहाँ जो मेडिकल नॉलेज है वो हिंदी में प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज मॉड्यूल 4 वी विल कवर जहां पे हम ट्रीटमेंट ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट जहां पे कॉम्बिनेशन थेरेपीज का वी विल डिस्कस। प्रथम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल सर, अ वेरी सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन गाजियाबाद, एंड सर इज अ फाउंडर ऑफ मेडिकल कॉन्सेप्ट इन हिंदी। तो वंस अगेन ये प्रोग्राम आपके लिए मेडिकल कॉन्सेप्ट इन हिंदी एंड मैनकाइंड फार्मा का एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जहां पे हिंदी में सर आपको प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू ही विल मेक यू कि किस तरह से हम जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज के पेशेंट हैं और किस तरह से हम कॉम्बिनेशन थेरेपी को कहाँ पे यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे हमें उसको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट प्लीज। मैं सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए आई एम वेरी स्मॉल। सर का क्या इंट्रोडक्शन दिया है सर, आप कुछ जानते भी हैं सर 25 साल से भी ज्यादा फील्ड डायबिटीज और एंडोक्राइनोलॉजी की फील्ड में सर का नाम है काफी। और ये हिंदी में पढ़ाने का जो सर का एक जज्बा है, सर का एक यूनिक स्टाइल है जो वो हिंदी में समझाते हैं इन सब चीजों को। आई गेस इट्स बेटर मैं सर को ही हैंड ओवर करता हूँ ये सेशन, जिससे कि आपके और सर के बीच से नाउ आई विल टेक अ ब्रेक एंड सर को मैं सेशन हैंड ओवर करता हूँ। सर ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत। धन्यवाद मैनकाइंड। और इस यात्रा में आज हम लोग फिर से एक चौथे पड़ाव पे जुड़े हैं साथ में अपने क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज उसको डिस्कस करने के लिए। इसके पहले हम लोगों ने किसी न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटीज के पेशेंट में अगर माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो तो उसको किस प्रकार से हम ट्रीट करें यह हम लोगों ने समझा था मेटफॉर्मिन मोनोथेरेपी के साथ, DPP-4 और मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ। यदि जैसे जैसे हमारा हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें एक के साथ दो, दो के साथ तीन इस तरह की दवाओं को के प्रयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। आज हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर थोड़ा और सीवियरिटी का हाइपरग्लाइसीमिया हो तो हम उसको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों इसके लिए हम अपनी पुस्तक एनसीएच मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज के इस केस पर जाते हैं जिसमें एक महिला जिनकी आयु 50 वर्ष है, जिनको फास्टिंग और पीपी ग्लूकोज लेवल 300 और 400 आया। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी समझा कि किसी भी पेशेंट को हमें फार्माकोथेरेपी ऐसे ही बिना सोचे समझे आरंभ नहीं करनी चाहिए। पहले उसकी प्रॉपर एंथ्रोपोमेट्री करें, मतलब उसकी पूरी नाप जो कि कैसे उसके शरीर की कदकाठी कैसी है और उस कदकाठी की के अनुसार उसमें वजन और फैट इसका कितना अनुमान लगाया जा सकता है और उसके आधार पे कैसे हम दवाओं का चयन करें। तो इनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर और वेट है 80 केजी। जैसा कि हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं 150 सेंटीमीटर है तो 100 घटा दीजिए, 50 केजी हमारा मैक्सिमम वेट होना चाहिए और ये 80 किलो है। इसका अर्थ हुआ 30 किलो सीवियर ओबेसिटी इन मैडम को है। वेस्ट 100 सेंटीमीटर। अब जो कमर की नाप है जो हमारे एक सेंट्रल ओबेसिटी का पैरामीटर है, जो हमारे एब्डोमिनल फैट का एक इनडायरेक्ट पैरामीटर है, वह भारतीय महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर का अर्थ हुआ कि 20 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट सेंट्रल ओबेसिटी। ब्लड प्रेशर 150/100। तो अब यहाँ पे एक कोमॉर्बिडिटी भी साथ में हो गई, टाइप 2 डायबिटीज जिसके साथ में अक्सर सिस्टमिक हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फैटी लिवर, ये सब और कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं। उनमें से एक सिस्टमिक हाइपरटेंशन हम यहाँ देखते हैं।
HDL-32 है, जो कि किसी स्वस्थ महिला में 55 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 450, जो कि 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम होता है, 450 मिलीग्राम पर डीएल, सिग्निफिकेंटली 3 टाइम्स हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। और एसजीपीटी लेवल 100, एसजीपीटी कितना 25 से 30 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, ये 100। तो इनको सिस्टिक हाइपरटेंशन भी है, इनको लिपिड डिसऑर्डर भी है इन टर्म्स ऑफ लो एचडीएल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड, और इनको फैटी लिवर भी है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसे हम कहते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई एसजीपीटी के रूप में। तो इस प्रकार से डायबिटीज, ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी और तीन कोमोर्बिडिटीज इनको है। अब इस पहले हम वर्कअप के बाद तब जब हम किसी पेशेंट का उपचार आरंभ करते हैं तो वह उसके अनुकूल होता है और वह उसके लिए लाभकारी हो सकता है। एग्जामिनेशन में हमने देखा एकेंथोसिस निग्रिकेंस भी प्रेजेंट है, जो कि गर्दन के पिछले भाग में यहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन, और यह जो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो सेंट्रल ओबेसिटी है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ही है, वह इसके रूप में प्रकट है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बात पे चर्चा कर लेना चाहेंगे, इनके जो लिपिड डिसऑर्डर, हम देख रहे हैं यहाँ पे एचडीएल का जिक्र है, ट्राइग्लिसराइड का जिक्र है, लेकिन एलडीएल का जिक्र नहीं। हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसका जिक्र नहीं। इसका अर्थ अगर हम ये मान के चले कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो एचडीएल लो और ट्राइग्लिसराइड हाई, इसका क्या अर्थ है? वास्तव में ये टिपिकल डायबिटिक डिसलिपिडीमिया का लक्षण है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, इंसुलिन के उचित प्रकार से कार्य न करने के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं वह है, जिसमें प्रमुख है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना और एचडीएल का घटना। क्योंकि डायबिटिक डिसलिपिडीमिया है, इसकी एथेरोजेनिक प्रॉपर्टी तो कम होती है लेकिन मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी काफी है। अच्छा, विशेष बात ये कि जब इस प्रकार के डिसलिपिडीमिया में हमें तुरंत किसी लिपिड लोअरिंग एजेंट को जोड़ने की कई बार आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस से उत्पन्न हुआ है। यह जो मेटाबॉलिक पैरामीटर, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज है, उनसे उत्पन्न हुआ है। तो जैसे जैसे हम मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज को ठीक करेंगे वैसे वैसे इसमें लाभ होता जाता है। तो जैसे जैसे इस व्यक्ति में हाइपरग्लाइसीमिया को कम लाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया दोनों एक दूसरे के साथ साथ एक समानांतर रूप से कम होते चले जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड इतना हाई होते हुए भी तुरंत घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे इनके ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे, इनके हाइपरटेंशन कंट्रोल पे, इनके ओवरऑल वेट कंट्रोल पे, और ट्राइग्लिसराइड्स उसके साथ ही हमारे अच्छे खासी कम हो जानी चाहिए। इस अनुमान के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विवेचना हम लोगों ने कर ली, मिडिल एज लेडी, ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी एंड और इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में। फास्टिंग पीपी ग्लूकोज, पहले ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज तो अभी ये मालूम पड़ी है अभी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज है, इसका अर्थ है कि शरीर में इंसुलिन सिक्रेटिंग प्रॉपर्टी काफी है। हम इनमें कोई भी दवा हम यूज करें उसके परिणाम अच्छे मिलने जाएंगे। फास्टिंग पीपी 300 और 400, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। तो यह जो हाइपरग्लाइसीमिया है इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, ग्लूकोटॉक्सिसिटी। जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है तो यह ग्लूकोज एक टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गया, यह हमारी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को भी सप्रेस कर देता है। तो वह भी परिणाम हमें कई बार मिलने लग जाता है। HbA1c 10.5%, बहुत ज्यादा। टारगेट यदि हम किसी का 6.5 या 7% भी लेके चल रहे हैं तो 7 से भी हमको 3.5% कम करना है। 6.5 अगर मान रहे हैं तो हमें 4% कम करना है। तो इस प्रकार से इन महिला में हमें एक स्ट्रॉन्ग एजेंट्स की आवश्यकता है जो कि 4% तक HbA1c को घटा सके। तो याद कीजिए हम लोगों ने पहले केसेस में क्या जिक्र किया था, जब भी हम फार्माकोथेरेपी आरंभ करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कौन कौन सी दवाएं
कितना कितना HbA1c घटा सकने की क्षमता रखती है। तो जो हमारी पुरानी दवाएं हैं, बाइगोनाइड मेटफॉर्मिन के रूप में, सल्फोनिलूरियाज और पायरियोडिन, इन ये सब पोटेंट मेडिसिन है और इन सब की HbA1c लोडिंग की कैपेसिटी 1 to 1.5% है। तो 1 से 1.5% HbA1c इन दवाओं के द्वारा घटाया जा सकता है। हमारा टारगेट है 3.5 से 4% HbA1c घटाने का। तो एक दवा से काम नहीं चलेगा। आइए दूसरे ग्रुप पे चलते हैं। दूसरा ग्रुप जो हमारी नई इधर आई हुई दवाएं हैं, DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, यह सब जो है इनमें 1% से कम घटा पाने की क्षमता है। तो अगर हम 1.5 और 1% को भी जोड़ते हैं तो 2.5% कम कर पाएंगे। 4% जो रिडक्शन हमें चाहिए, शायद इस महिला में हम अभी ना ला पाए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें एक दवा और भी जोड़नी पड़ सकती है। अब इनमें से कौन सी दवा का चयन करें? यह एक दवा इस ग्रुप की भी हो सकती है, यह एक दवा इस ग्रुप की भी हो सकती है। यहाँ पे अब हम ध्यान देते हैं कि हमारे पेशेंट को कौन कौन से साथ में लक्षण और हैं। तो ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया और फैटी लिवर, तो सारी चीजें हमारी घूम रही हैं ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस के चारों। तो इसका अर्थ यदि हमें कोई ऐसी दवा मिल जाए जो विशेष रूप से ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती हो, तो वह हमारे लिए ज्यादा लाभकारी हो सकती है। और यह दवा हम जानते हैं कि इनमें से एक एजेंट है SGLT2 इनहिबिटर, उसके रूप में मिल सकती है। और पोटेंसी देखनी है तो इनमें से मेटफॉर्मिन अगर लेते हैं तो सल्फोनिलूरिया के रूप में मिल सकती है। तो एक दूसरी दवा इन दोनों ग्रुप में से हम या सल्फोनिलूरिया या SGLT2 इनहिबिटर के रूप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें इन दोनों में, सल्फोनिलूरिया का ओबेसिटी पे प्रभाव नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे प्रभाव नहीं है, तो इसलिए हम SGLT2 इनहिबिटर्स को सेलेक्ट करते हैं एक तीसरे एजेंट के रूप। तो अब हमारे सामने 3 एजेंट हमने चुने, मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस, उसके साथ दूसरा हमने जोड़ा DPP-4 इनहिबिटर्स, जिनको हम लोग पहले केस में डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरे एड ऑन एजेंट के रूप में हमने जोड़ा SGLT2 इनहिबिटर। तो इस प्रकार से इन महिला के लिए हमने अभी एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी का चयन किया। फर्स्ट चॉइस मेटफॉर्मिन, जिसको कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोजेस में हम लोग आरंभ करेंगे। सेकंड चॉइस DPP-4 इनहिबिटर, जिसके विषय में हम लोग बात की कि इसमें धीरे धीरे चलने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग आरंभ से इसको फुल डोजेज में यूज करेंगे। और थर्ड चॉइस के तौर पे हम SGLT2 इनहिबिटर का चयन इनके लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा SGLT2 इनहिबिटर्स को जान लें। अभी हमारे पास जो 4 एजेंट्स उपलब्ध हैं, दापाग्लिफलोजिन जो सबसे पहले आया था, पनाग्लिफलोजिन उसके बाद, एम्पाग्लिफलोजिन उसके बाद, और हाल ही में रेमोग्लिफलोजिन और अटोग्लिफलोजिन, इन सब। तो इन सब में जो सबसे पुराना एजेंट, जो सबसे पहले से उपलब्ध है, दापाग्लिफलोजिन, हम लोग उसकी ही बात करते हैं। अपने पुस्तक एमसीएच मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज में जो वर्णन है उसके आधार पर दापाग्लिफलोजिन को कैसे यूज करें। तो इन महिला में मेटफॉर्मिन हमें देनी है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोजेस में, विल्डाग्लिप्टिन देनी है या कोई भी और दूसरी ग्लिप्टिन फुल डोजेस में। तो इन दो दवाओं के साथ तीसरी एड ऑन एजेंट हम लोग जोड़ रहे हैं दापाग्लिफलोजिन। तो दापाग्लिफलोजिन में सेम उसी पैटर्न पे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं, आइए इन्हीं हेड्स में हम चर्चा करते हैं कि प्रिपरेशन दापाग्लिफलोजिन किस किस रूप में आती है। तो मेटफॉर्मिन के साथ हम लोगों ने बात की थी कि सस्टेन रिलीज और इमीडिएट रिलीज दो रूप होते हैं। विल्डाग्लिप्टिन के साथ की थी कि इमीडिएट रिलीज, सस्टेन रिलीज दो रूप होते हैं। लेकिन दापाग्लिफलोजिन केवल एक ही रूप में आती है और वह 24 घंटे तक वो पर्याप्त प्रभाव रखती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग दापाग्लिफलोजिन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनिशियल डोज क्या हो इसकी? तो दापाग्लिफलोजिन दो डोजेस में आती है, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। तो हम लोग आरंभ किससे करें? मेटफॉर्मिन में हम लोगों ने जिक्र किया था कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज में आरंभ करते हैं, या 500 या 1000 मिलीग्राम SR प्रिपरेशन से। फिर उसको सप्ताह भर में
10 दिन में हम उसको 500 बढ़ा के, फिर उसके बाद फिर पेशेंट जैसे जैसे गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी ठीक रहती है, दोबारा 500 बढ़ा के हम क्रमशः मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तक ले जाते हैं, या 2000 मिलीग्राम तक, या यहाँ पर हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल हमें प्राप्त हो जाए। ग्लिप्टिंस के साथ हम लोग इमीडिएटली उनको फुल डोजेज में आरंभ कर देते हैं। दापाग्लिसोजिन को हम आरंभ 5 या 10 मिलीग्राम किससे करें, तो जैसी आवश्यकता हो। हमें माइल्ड इफेक्ट चाहिए 5 मिलीग्राम, और सिग्निफिकेंट इफेक्ट चाहिए तो 10 मिलीग्राम सीधे सीधे हम इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर भी कोई विशेष परेशानी ना होने के कारण से इसको हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज जब आरंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहां तक ले जा सकते हैं इस डोज, तो 10 मिलीग्राम में 20 मिलीग्राम। यहां पर यह देखा गया कि आरंभिक जो डोज फाइंडिंग स्टडीज थी उनमें तो 20 मिलीग्राम यूज किया गया था, लेकिन देखा गया 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम से पर्याप्त जो प्रभाव है वो हमें 10 मिलीग्राम में मिल जाता है। तो इसलिए उसकी मैक्सिमम डोज भी 10 मिलीग्राम ही रखी गई। तो अर्थ यह हुआ कि दापाग्लिसोजिन अगर हम आरंभ कर रहे हैं तो हम थोड़े इफेक्ट की आवश्यकता है तो 5 मिलीग्राम, और जब ज्यादा ग्लूकोज लोडिंग की आवश्यकता है तो 10 मिलीग्राम सीधे मरीज को हम शुरू कर सकते हैं। 10 मिलीग्राम दे रहे हैं, आप टाइट्रेट करने की जरूरत नहीं। 5 मिलीग्राम दे रहे हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ा के 10 मिलीग्राम तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारे साथ कुछ आरंभिक पहलू हुए दापाग्लिसोजिन के विषय में। अब देखें मेटफॉर्मिन के साथ हम लोगों ने चर्चा की थी, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को सप्रेस करती है, जो रात में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में लिवर में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है उसको सप्रेस करता है। तो यह मेटफॉर्मिन इसीलिए रात में देने में ज्यादा प्रभावी होता है। तो हम लोग अधिकांश उसको रात में आरंभ करते हैं, और फिर जब डोज बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो सुबह ले जाते हैं। ग्लिप्टिंस के साथ का हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये मुख्य रूप से पोस्ट प्रांडियल भोजन के बाद वाली ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। इसको हम लोग सुबह आरंभ करना पसंद करते हैं ज्यादा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसको दोपहर या रात में भी दे सकते हैं। कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, इसलिए इसको किसी समय देने की कोई ऐसी बंदिश नहीं। दापाग्लिसोजिन का क्या है, इसको हम सुबह दें, दोपहर दें या रात दें। जो बात हम लोगों ने ग्लिप्टिंस के लिए चर्चा की वही बात इनके लिए भी उपयुक्त है कि इनको भी हम किसी भी समय दे सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश या ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है कि इस समय लेना ज्यादा बेहतर है। सुबह बेहतर इसलिए है क्योंकि अधिकांश वैल्यूज हमारी पीपी वैल्यूज दिन में ज्यादा होती है, तो इसलिए हम सुबह दे देंगे, कभी भी दे सकते हैं। जहां तक बात है शाम को रात को देने की, तो एक बात दापाग्लिसोजिन या एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स कार्य कैसे करती है। इनका काम है कि जो ग्लूकोज फिल्टर हुआ नेफ्रॉन से, ग्लोमेरुलस से, तो जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ उसको रीएब्सॉर्ब होने से रोकती है। इसके कारण अधिक ग्लूकोज की अधिक मात्रा वह हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट होने लग जाती है। जब यूरिन से ग्लूकोज निकल रहा, यूरिन में ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, वो अपने साथ पानी को भी ले आता है। तो जितना हम ग्लूकोज निकालेंगे उतना पानी ज्यादा निकलेगा। तो ग्लाइकोसिलिया तो होता ही है इन मेडिसिन से, इनके साथ साथ डायलिसिस भी होती है, थोड़ा यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है। यदि हम रात में देंगे तो उससे हमारे डायलिसिस भी ज्यादा होगी, नॉक्ट्यूरिया भी ज्यादा होगा, इसलिए रात में देना थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देते हैं तो कोई इतना सिग्निफिकेंट डायलिसिस नहीं होती कि जो परेशानी ज्यादा करे। तो इस प्रकार से हम ये एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स को हम किसी भी समय दे सकते हैं। प्राथमिकता सुबह को, लेकिन दोपहर और शाम को भी दी जा सकती है। हम लोगों ने बात की कि ये ग्लाइकोसिलिया कराती है, और जब ग्लूकोज यूरिन से निकलता है वो थोड़ी डायलिसिस कराता है। अब इसमें किडनीज में एक परिवर्तन और होता है जब एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स देते हैं कि ये ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम को भी थोड़ा बाहर निकालते हैं। तो अब 3 तत्व हो गए जो इन मेडिसिन को देने पे यूरिन से निकलते हैं, एक ग्लूकोज, एक सोडियम
और अब सोडियम भी एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, तो वो भी वाटर ले जाएगा। तो तीसरा फ्लूइड। तो इनको देने से न केवल ग्लूकोज कम होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, बल्कि सोडियम और वाटर कम होने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे ग्लिफ्लोजेंस हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जिनका एक प्रोटोटाइप डापाग्लिफ्लोजिन है, जब हम इसको प्रयोग में लाते हैं तो ये ग्लूकोज लेवल भी घटाता है और साथ साथ कुछ सीमा तक ये ब्लड प्रेशर का लेवल भी घटाता है। तो जब भी हम इस दवा को उपयोग में ला रहे हैं, तब हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि कोई पेशेंट बीपी लोअरिंग दवाएं ले रहा है तो उन दवाओं की मात्रा में भी कन्वर्जन या थोड़ा सा चेंज करने की उनको आवश्यकता पड़ेगी। इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। रिलेशनशिप टू मील, हम इसको किस समय दें इस दवा को? तो डापाग्लिफ्लोजिन को देते समय हम बिफोर मील दें या आफ्टर मील्स दें। याद करिए, मेटफॉर्मिन में हमने कहा कि थोड़ा गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, इसलिए उसको आफ्टर मील्स ही देना चाहिए। लेकिन जब हम उसको सस्टेन रिलीज फॉर्म में दे रहे थे, तब धीरे धीरे दवा रिलीज हो रही है, तो इसलिए ऐसी कोई फिर बाध्यता नहीं रह गई कि उसको हमें आफ्टर मील ही देना है। अगर हम बिफोर मील दे देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। ग्लिप्टिन्स के साथ हमने बात की थी कि ग्लिप्टिन्स का जो मुख्य प्रभाव है वो पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू पे है। तो भोजन के बाद की शुगर को जब हमें कंट्रोल करना है, तो उस वक्त के लिए हमें भोजन के पहले अगर हम देते हैं तो उसका परिणाम ज्यादा अच्छा होगा। तो आदर्श रूप में मेटफॉर्मिन को भोजन के बाद, सस्टेन रिलीज को पहले भी दे सकते हैं। ग्लिप्टिन्स को भोजन के पहले, यदि आधा घंटा पहले दें तो ज्यादा अच्छा है, बाद में लेने से पहले लेना ज्यादा बेहतर है। अब ग्लिफ्लोजेंस को कब दें, बिफोर में या आफ्टर में? तो ऐसी कोई बाध्यता ग्लिफ्लोजेंस के साथ भी नहीं है कि वह किसी एक समय भी इनमें कोई विशेष प्रभाव आता हो फास्टिंग पे, कोई विशेष प्रभाव आता है बीपी पे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कन्वेंशन के तौर पे अगर हम बाकी दवाओं को पहले प्रयोग में लाते हैं, तो इसको भी अगर हम पहले ही प्रयोग में ले आए तो शायद ये हमारे लिए और प्रभावकारी हो सके। क्योंकि भोजन के बाद जैसे जैसे शुगर लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसको ग्लाइकोसूरिया करके निकालने में ये प्रभावी हो सकेगी। तो इसको दे कभी भी सकते हैं, लेकिन बिफोर मील्स और अगर हम दे देते हैं तो शायद बेहतर रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे, किसी भी दवा को कहा कब देना है, इसको जानने से पहले यह जरूर जान लो कि कब नहीं देना है। मतलब इंडिकेशन से पहले कंट्रा इंडिकेशन को। तो कंट्रा इंडिकेशन या उसके ऊपर क्या क्या मॉनिटरिंग करनी है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ग्लिफ्लोजेंस को, SGLT2 इनहिबिटर्स को देते समय विजिलेंस, हमें क्या क्या पहलू हैं जिन पर निगाह रखनी। मेटफॉर्मिन में हमने कहा मेटफॉर्मिन जब देनी है तो हमें सारे तरह के बाउल डिसऑर्डर्स उससे हो सकते हैं। तो जब पेशेंट आए हमारे पास दोबारा, तो हमें उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन करने, भाई पेट तो ठीक है, भूख ठीक लग रही है, उल्टी मितली गैस जलन तो नहीं है, दर्द कब्ज या पेट फूला फूला डकारे आना कुछ इस तरह की दिक्कत तो नहीं है, भाई सब ठीक। तो यह हमें डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे हम अपने ट्रीटमेंट को, मैनेजमेंट को ज्यादा प्रभावी भी बना सके और व्यक्ति के लिए उसको टॉलरेट करना, सहनशीलता उसकी बेहतर हो जाए। अच्छा, DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ हमने यह जिक्र किया था कि ये सबसे इस तरह के निरापद औषधि है, जिससे कोई परेशानी 99.9% में नहीं आती। तो हमें कुछ ऐसी विशेष जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। अब इसकी चर्चा करते हैं कि विजिलेंस, किन किन चीजों को हमें पूछना है, जानना है जब पेशेंट फॉलोअप में आए। अब यहां पे हम ध्यान करते हैं कि SGLT2 इनहिबिटर्स काम कैसे करते हैं, जो हम लोगों ने अभी जिक्र किया कि यह यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज को बाहर निकालता, ग्लाइकोसूरिया, और ग्लूकोज के साथ साथ थोड़ा सोडियम निकल रहा है, थोड़ा वाटर निकल रहा है। तो तीन सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, ग्लूकोज, सोडियम और वाटर, जो
यूरिन के रास्ते से। अब इन तीनों चीजों पर निगाह रखनी है। ग्लूकोज यूरिन में रहेगा तो क्या करें, जो हमारे जेनेटल्स है उन पे यूरिन पास करने के बाद जो एक दो ड्रॉप यूरिन लगी रह जाती है आसपास, वो उसमें ग्लूकोज होगा, तो वह वहां पे इंफेक्शंस को आमंत्रित करेगा। जैसे कहीं चाशनी गिर गई तो पता नहीं कहां से, लेकिन चींटियां चींटियां आ जाती। वैसे यहाँ पे जब जेनिटेलिया पे चाशनी लगी हुई है तो कहां से, वातावरण में फंगस फुल है, सब जगह फंगाई की विविधता ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपस्थित है। तो जो वातावरण में जितने स्पोर्स है उनके, वह वहां पे जो फंगल इंफेक्शन करा सकते हैं, विशेष रूप से कैंडिडियासिस। तो पुरुषों में मेलानोपोस्टाइटिस, महिलाओं में वल्पोवेजिनाइटिस। तो इस प्रकार से SGLT2 इनहिबिटर्स को प्रयोग में लाने में जो हमारे लिए कुछ परेशानियां होती हैं, उनमें से एक है मेलानोपोस्टाइटिस या वल्पोवेजिनाइटिस, जेनिटो-यूरिनरी फंगल इन्फेक्शन, जेनिटो-यूरिनरी कैंडिडियासिस। अब इसके लिए हमें अवश्य, जब पेशेंट फॉलो में आएगा तो अवश्य पूछना, अच्छा हम इंतजार क्यों करें, जब वो इन्फेक्शन करवा के आएगा तब हम ठीक करेंगे। वास्तव में इसके लिए हमें, जब पेशेंट को हम यह मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उसी समय यह सावधानी बरतने के लिए कहना है कि इस दवा से ग्लाइकोसिमिया होता है। उसको समझाने के लिए कहा कि यूरिन में थोड़ी शुगर मिलेगी, तो एक तो अगर यूरिन की जांच कराओ उसमें ग्लूकोज मिले तो परेशान मत हो जाना, डर मत जाना, घबरा मत जाना, ये मत सोचना कितनी फेल हो रही है, खराब नुकसान करेगा, पहली बात। दूसरी चीज कि जब वो ग्लूकोज होगी तो फंगल इन्फेक्शन होगा, तो आपको अपने स्नान के समय जननांगों को विशेष रूप से ध्यान से धोकर साफ करके करना है, और एक बार रात्रि में शयन करने के पूर्व फिर से जननांगों को धोकर साफ करना है। तो ये तो बात हो गई सफाई की। तो जब हम उस क्षेत्र को साफ करते रहेंगे, उसके ऊपर लगी हुई यूरिन और उसमें ग्लूकोज की मात्रा हट जाएगी, तो फंगस इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से हम थोड़ी फंगल इन्फेक्शन के चांस को घटा सकते हैं। लेकिन अब हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, जननांगों में अभी भी नमी भी हमने और इंट्रोड्यूस की बार बार धोने में, हमने वहां पे ग्लूकोज भी छोड़ दिया, तो अब ग्लूकोज और मॉइस्चर, यह दोनों रिस्क फैक्टर हो गए फंगल इन्फेक्शन के। अब ध्यान कीजिए, घर में जब अचार डाला जाता है उसमें कहीं से पानी के छींटे लग जाते हैं तो फंगल बड़ी जल्दी लगती है। तो नानी क्या कहती थी कि अचार में जब तेल डाल दो, जब ऊपर तेल रहेगा तो फंगस नहीं लगेगी। तो यदि हमने जननांगों पर सफाई के बाद और थोड़ा तेल लगा दिया, जो भी घर में हम शरीर में लगाने वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वैसलीन इस रूप में हमने लगा दिया, तो उसने म्यूकोसा पे, जेनिटल म्यूकोसा पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी पॉइंट। अब फंगल इन्फेक्शन के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जिस भी पेशेंट को हम DPP-4 SGLT2 इनहिबिटर्स आरंभ कर रहे हैं, उसको हमें प्रोएक्टिवली पहले से यह सावधानियां बता के रखनी है कि जननांगों को सुबह शाम धोना है, दोनों समय साफ करना है, और उन पर कोई तेल की लेप कर देना है जिससे कि वहां पे इंफेक्शन ना हो। मॉनिटरिंग, हमने मेटफॉर्मिन में ध्यान किया था कि वह किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है अनचेंज्ड रूप, और किडनी फंक्शंस डिरेंज होने पे मेटफॉर्मिन का एक्सक्रीशन रुक जाता है, शरीर में टॉक्सिक लेवल्स उत्पन्न हो सकते हैं उनके जमा से, और उससे फिर पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस की संभावना तब बढ़ती है, अदरवाइज मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस नहीं करती। लेकिन तो इसलिए हमें मेटफॉर्मिन देते समय रीनल फंक्शन पे ध्यान रखना है। ग्लिप्टिन्स देते समय हमने कहा कि अमूमन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे पैंक्रियाटिक फंक्शंस का एक डर बना हुआ है, तो पैंक्रियास के अगर कोई पेशेंट है पहले से, तो पैंक्रियाटाइटिस का, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर का, तो उसमें हमें ग्लिप्टिन्स नहीं आरंभ करना। यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर्स देते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग हम किस चीज की करें।
हार्ट पे कोई असर आ सकता है, लिवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे, किसी एरिया में कोई असर आ सकता है। तो SGLT2 इनहिबिटर्स में ध्यान रखना है, ये एक इतनी बेहतरीन दवा हमको मिली है जो हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। हार्ट के दो प्रकार के इन्वॉल्वमेंट होते हैं डायबिटीज। एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूप, CAD, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज से उत्पन्न होने वाली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या उसी का एक दूसरा रूप ब्रेन में सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और पैरों में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। तो मेजर आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं वह SGLT2 इनहिबिटर्स के द्वारा देखा गया है कि उनमें कमी है। दूसरा, हार्ट का जो दूसरा अफेक्शन होता है डायबिटीज में CAD के अतिरिक्त, वो होता है CHF, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के रूप में। तो हार्ट को दो प्रकार से प्रभावित करती है डायबिटीज, CAD और CHF के रूप में। CAD में तो SGLT2 इनहिबिटर जो है लाभकारी होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ CHF को रोकने में भी बहुत लाभकारी होते हैं। किस प्रकार से हमने समझा था कि जब हम SGLT2 इनहिबिटर्स देते हैं तो ग्लाइकोसिलिया कराते हैं, नाइट्रोयूरेसिस कराते हैं, सोडियम निकालते हैं, और डाइयूरेसिस कराते हैं, वाटर निकालते हैं। तो क्या हुआ, डाइयूरेसिस करने से उन्होंने बॉडी का प्लाज्मा वॉल्यूम कम किया, तो जो प्रीलोड था हार्ट के ऊपर वो कम कर दिया। तो CHF में प्रीलोड कम हुआ, CHF में लाभ मिलेगा। जो कंजेशन लिवर में, जो कंजेशन पैरों में, जो लेफ्ट हार्ट फेल्योर होने में, जो लंग्स में, तो वो कंजेशन कम हुआ। तो इस प्रकार से डायलिसिस के द्वारा इसमें लाभ मिला। नाइट्रोयूरेसिस करते हैं, सोडियम निकालते हैं, सोडियम निकालने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो आफ्टर लोड कम होगा। हार्ट को अब कम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो गई, जो पीछे कंजेशन हो रहा था वो बेहतर हो गया, तो CHF में लाभ मिलता है। तो SGLT2 इनहिबिटर्स हार्ट के लिए तो बहुत लाभकारी दवाएं हैं, CAD की दृष्टि से भी और CHF की दृष्टि से भी। लिवर पे क्या करते हैं, लिवर के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि अब देखिए इन्होंने ग्लाइकोस्यूरिया कराया। ग्लाइकोस्यूरिया ग्लूकोज यूरिन्स निकाली। ग्लूकोज क्या है, शरीर का एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट। तो एक तरह से हम निगेटिव कैलोरिक बैलेंस में जा रहे हैं। जब हम SGLT2 इनहिबिटर्स प्रयोग में ला रहे हैं तो शरीर की कुछ ऊर्जा को हम रोज वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्टेज तो है, नुकसान तो है, लेकिन इस वेस्टेज के कुछ लाभकारी जो परिणाम हैं उनमें से एक है कि थोड़ा वजन कम होता है, बॉडी का फैट कम होता है। फैट क्यों कम हुआ, निकाला तो ग्लूकोज, फैट क्यों कम हुआ, क्योंकि शरीर जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो शरीर उस फैट को कंज्यूम करने लगा। तो जब फैट को कंज्यूम करता है उससे वजन और घटता है, और उसी प्रक्रिया में लिवर में जो फैट है वह भी कम होता है। तो फैटी लिवर में भी कुछ लाभ मिल सकता है। अरे वाह, हार्ट पे के लिए भी उपयोगी, CAD में भी बेहतर, CHF में भी बेहतर, और लिवर के लिए भी, फैटी लिवर को भी कम करने में बेहतर। वाह। अब आते हैं किडनीज पे। यह क्या करा रहा है, किडनी से सोडियम का, ग्लूकोज का, सोडियम का, वाटर का, सबका एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है। यह किडनी में कुछ माइक्रो सर्कुलेटरी चेंजेस उत्पन्न करता है। अब इसकी एक लंबी कहानी, हम उधर डिटेल में नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशन हम इसमें जो कंसेप्ट मेकिंग के लिए आवश्यक है वही रखेंगे, ज्यादा डिटेल्स में। तो इससे क्या हुआ, किडनीज में जो माइक्रो सर्कुलेटरी चेंजेस हुए उससे किडनी में जो ग्लोमेरुलस है जहां से फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलस का प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो उससे जो लीक होने वाला एल्ब्यूमिन है वह भी कम हो जाता है, एल्ब्यूमिनूरिया। तो जो एल्ब्यूमिनूरिया है, जिन डायबिटिक्स व्यक्तियों में एल्ब्यूमिनूरिया की संभावना ज्यादा होती है, वह एल्ब्यूमिनूरिया SGLT2 इनहिबिटर्स के प्रयोग से घटाने में मदद करती है। याद कीजिए कौन सी दूसरी दवा है जो एल्ब्यूमिनूरिया और कम करती है, सोचिए, अपने पास पेपर पे नोट करिए।
याद आया? ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटिक ब्लड प्रेशर में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की दवा एस इनहिबिटर और एआरबीज, यह दोनों भी एल्ब्यूमिन घटाती हैं। अब इनमें क्या अंतर है? अंतर यह है कि यह है ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में एक तरफ से आफरेंट आर्टेरियोल आई जो इसमें ब्लड ले जा रही है, दूसरी तरफ से इफरेंट निकल गई जो उसमें से ब्लड वापस ले जा रही है। अगर यहां से ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अगर यहां से निकल नहीं पाएगा ब्लड से, इफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्टेड है, तो भी प्रेशर ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो ये दोनों चीजें, अगर प्रेशर ज्यादा हो तब भी प्रोटीनूरिया बढ़ जाएगा, अगर रिलीज कम हो रहा हो तो भी प्रोटीनूरिया बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं एस इनहिबिटर, क्या करते हैं इफरेंट आर्टेरियोल जो निकाल रही है वहां से बाहर उसको डायलेट कर देते हैं। जब वो डायलेट कर देते हैं तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, उससे निकलना जो एल्ब्यूमिन का एक्सक्रीशन था वो घट गया। तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की लोडिंग कम करके, इसके अंदर का प्रेशर कम करके जो एस इनहिबिटर एआरबी है वह यहाँ प्रोटीनूरिया घटा रहे हैं। अब एसजीएलटी2 इनहिबिटर क्या करते हैं कि अफरेंट आर्टेरियोल पे काम करते हैं, ये अफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। एक तो इन्होंने सोडियम वाटर निकाल के प्रेशर कम किया, दूसरा इन्होंने अफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट की, एस इनहिबिटर एआरबी ने इफरेंट वाले को डायलेट किया। तो इन्होंने जब ये कंस्ट्रिक्ट की तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, उससे भी एल्ब्यूमिनुरिया कम हो। तो इस प्रकार से अब देखिए दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा। अगर हम एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स देते हैं जो अफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करा रहा है, साथ में एसीआरबी देते हैं जो इफरेंट को डायलेट करा रहा है, तो ये दोनों मिलके ग्लोमेरुलस का प्रेशर कम करके प्रोटीनूरिया को काफी कम कर सकते हैं। अब nothing comes free in this world। जब हम ग्लोमेरुलस का प्रेशर कम कर रहे हैं तो उससे फिल्ट्रेशन भी तो कम हो गया, तो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो घट जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो हमारे पेशेंट की किडनी का फंक्शन ही खराब हो गया। तो याद रखिए एस इनहिबिटर एआरबी जब देते हैं तो भी देयर इज अ ट्रांजिएंट डिक्लाइन इन जीएफआर। जब हम एसजीएलटी2 इनहिबिटर देते हैं ट्रांजिएंट डिक्लाइन इन जीएफआर, और दोनों को देते हैं तो ट्रांजिएंट डबल डिक्लाइन इन जीएफआर। तो इनिशियली जब ये दवाएं हम प्रयोग में आरंभ करते हैं तो एक डिप जीएफआर में आती है, एक राइज क्रिएटिनिन लेवल में होता है, लेकिन उस समय में वह दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है, वह दोनों चीजें सामान्य आ जाती है, और लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम में ये किडनीज के लिए और लाभकारी हो जाता, प्रोटेक्टिव हो जाता। तो एसीआरबी भी किडनीज के लिए प्रोटेक्टिव है और एसजीएलटी2 इनहिबिटर भी किडनी के लिए प्रोटेक्टिव है। तो यह लाभकारी दवा है इस तरह से, लेकिन ज्यादा ओवरजीगस यूज हमारा जो क्या कर सकता है, इसी किडनी को हानि भी पहुंचा सकता है। तो जब हम एसजीएलटी2 इनहिबिटर देते हैं तो जो उन्होंने कहा जैसे हार्ट में का सीएडी सीएचएफ दो प्रकार के उसके रिफ्लेक्शन होते हैं, इसी तरह हार्ट किडनीज में दो प्रकार के रिफ्लेक्शन क्या हुए, एक प्रोटीनूरिया, दूसरा डिक्लाइनिंग जीएफआर, जिससे यूरेमिया और एडिटीमिया हो, जिससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। यह दोनों चीजों में जो एसजीएलटी2 इनहिबिटर है वह डिटेरियोरेशन में कमी लाते हैं। तो हार्ट में उपयोगी, किडनीज के लिए भी उपयोगी, किस प्रकार से कि जो प्रोटीनूरिया है कम करते हैं और फर्दर डिक्लाइन इन जीएफआर कम करते हैं। इनिशियली डिप लाते हैं लेकिन जो लंबे समय जो डिप होता चला जाता है उसको कम करते हैं। तो एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स किडनी के लिए उपयोगी दवा है शॉर्ट में, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एक सीमा है जहां तक हमें इन चीजों को यूज करना चाहिए। एक सीमा के बाद अगर हमें किडनी के फंक्शंस थोड़े कम ठीक है, हम एसजीएलटी2 इनहिबिटर दे रहे हैं तो लाभकारी होगा, लेकिन किडनी के फंक्शंस काफी खराब हो रहे हैं, उसमें एसजीएलटी2 इनहिबिटर दे रहे हैं तो शायद मरीज के लिए लाभकारी ना हो, वह और हानिकारक होता है। तो जैसे जैसे
ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं डायबिटीज में, फिर थोड़ा ट्रिकी होता है। उस समय अगर हम बात करें तो डायबिटीज पे इफेक्ट तो दवाओं का कम रह जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लाइसेमिक इफेक्ट है वो बेहतर हो जाते हैं। अब ये डिटेल्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हम इनको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। हम इतना मान के रखते हैं कि जब तक हम किसी दवा के विषय में पर्याप्त रूप से जानकार नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम यूज करें, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई सेंसिटिव सिचुएशन है तो आप अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो बेहतर है कि आप उसको प्रयोग में ना लाएं। किडनी जब ज्यादा प्रभावित होती है तो हम इन ड्रग्स को फिर मॉनिटर करना पड़ता है कि हम इनको दें किस प्रकार से। और अंत में हम जब दवा यूज कर रहे हैं तो उनसे क्या अपेक्षा रखें। कई बार क्या होता है, एक पेशेंट 300-400 शुगर लेके आया, हमने उसको दापाग्लिसरोजिन अकेली दे दी और अगली बार आया बेकार दवा है, कुछ हुआ ही नहीं इससे, छोड़ो हम तो उसी को देंगे, वो अपनी पुरानी एज ओल्ड जो चलती है ग्लिबिनक्लामाइड मेटफॉर्मिन उसी पे काम करेंगे। तो हमने अपेक्षा गलत रखी कि 300-400 शुगर को 100-150 कर देगी दापाग्लिसरोजिन, नहीं करती। कितना HbA1c घटाती है? 0.6-0.7%, लेस देन 1%। हम लोगों ने जिक्र किया था अभी मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलूरियाज, पाइरोजोन, यह तीनों पोटेंट एंटी डायबिटिक मेडिसिन हैं, 1 to 1.5% HbA1c घटाती हैं। जबकि DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ये तीनों नई दवाएं हैं, यह HbA1c को लेस देन 1% ही कम कर पाती है। तो एक माइल्डर एजेंट है लेकिन खूबियों से भरपूर, हार्ट के लिए, किडनीज के लिए, लिवर के लिए, सबके लिए उपयोगी, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए उपयोगी। तो इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के लाभ दापाग्लिसरोजिन या SGLT2 इनहिबिटर्स के प्रयोग से ले सकते हैं, कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने के साथ। तो देखते हैं इस महीना में हम लोगों ने जब आरंभ किया मेटफॉर्मिन विल्डाग्लुटिन के साथ साथ दापाग्लिसरोजिन जोड़ने का हमने निर्णय लिया। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि फास्टिंग पीपी 300-400 थी, जब हम लोगों ने पहली बार में मेटफॉर्मिन सस्टेन रिलीज 1 ग्राम इनके लिए रात में डिनर के बाद दी, विल्डाग्लुटिन सस्टेन रिलीज 100 मिलीग्राम ब्रेकफास्ट के पहले दी, और इनके साथ में हमने एक दवा दापाग्लिसरोजिन 10 मिलीग्राम वह भी ब्रेकफास्ट के पहले दी। तो ये हम लोगों ने जब दिया तो जब 10 दिन बाद ये इनको बुलाया तो हमने देखा कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, 200-250 आ गया हमारा 300 और 400 से। ठीक है, पेशेंट से पूछा मेटफॉर्मिन के लिए पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं, विंडा में कोई खास बात नहीं, दावा के लिए पूछा यूरिनरी प्रॉब्लम तो नहीं, पेशाब में कोई जननांगों में कोई खुजली, दाल खाज खुजली, इन्फेक्शन, लाल हो रहा हो, सूजन आ रही हो, खुजली हो रही हो, वहां पे मवाद पड़ने लगी हो, वहां पे कट्स पड़ने लग गए हो, उनमें से मवाद आ रही हो, तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, बढ़िया है, मैं आपने जैसे बताया था वैसे मैं सफाई का ध्यान रखता हूँ और महिलाएं का मैं ध्यान रखती हूँ, उस पर तेल लगाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब हमने मेटफॉर्मिन की डोज को 500 मिलीग्राम बढ़ाया और फिर भेजा, 10 दिन बाद बुलाया, देखा ग्लूकोज लेवल 200 से 175, 250 से 200 हुआ। अब पूछा हाँ भाई अभी भी ठीक है, पेट की कोई दिक्कत नहीं, जेनेटिक कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब हमने मेटफॉर्मिन को 2 ग्राम कर दिया, तो क्रमशः 10 दिन पे 500 बढ़ाते हुए हम 2 ग्राम पे पहुंचे और अब हमारी वैल्यू देखिए कितनी बढ़ी आ गई, 125-160 मिलीग्राम परसेंट, बहुत रीजनेबल कंट्रोल, और कितने, 1 महीने में मजा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, आराम से देखिए चलते चलते हमने 1 महीने के अंदर इतनी हाई ग्लूकोज लेवल के साथ आई हुई महिला को बहुत अच्छा कंट्रोल ले आया। हमने कहा माता जी सेम मेडिसिन कंटिन्यू करिए और इसके ऊपर देखते हैं आपका 1 महीने बाद क्या होता है। भाई वाह, 1 महीने बाद इनकी ग्लूकोज वैल्यू मिली 100 और 140। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है, हमने दवा तो कोई बढ़ाई थी, इस 1 महीने में 125 100 कैसे हो गई, 160 140 कैसे हो गई। तो ग्लूकोज लेवल और ज्यादा कम कैसे हुई बिना किसी और दवा को बढ़ाए हुए, इसके कई सारे कारण।
एक कारण तो ये है जो हम लोगों ने आरंभ में जिक्र किया था, ग्लूकोटॉक्सिसिटी, कि जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा थे तो वह ग्लूकोज लेवल हमारे पैंक्रियाज को सप्रेस कर देते हैं, पैंक्रियाटिक फंक्शंस कम हो जाते हैं, इंसुलिन सिक्रेटिंग पावर कम हो जाती है, तो वह बेहतर हो गया। इंसुलिन सिक्रेशन जो 2 महीने पहले कम हो रहा था हाइपरग्लाइसीमिया के कारण, अब वह बेहतर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, विल्डाक्रिप्टिन या किसी भी DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि थोड़ा सा धीरे धीरे उनका असर बिल्टअप होता है। मेटफॉर्मिन लगभग साथ साथ काम करने लग जाती है, और जितनी डोज देते जाएंगे 2, 3, 4, 5 दिनों में उसका प्रभाव आ जाएगा। ग्लिफ्लोजिन्स 2, 3, 4, 5 दिनों में अच्छा प्रभाव आ जाएगा, लेकिन विल्डाक्रिप्टिन या किसी भी DPP-4 इनहिबिटर का प्रभाव 1.5 महीने तक वह क्रमशः बढ़ता जाता है। तो हो सकता है उसका प्रभाव बढ़ता गया हो, जिसका अंतर ही आ रहा है। तीसरी चीज, मेटफॉर्मिन भी कुछ सीमा तक वजन घटाने में मदद करती है, और SGLT2 इनहिबिटर भी कुछ सीमा तक वजन घटाने में मदद करती है, और हम स्वयं भी परहेज कर रहे हैं, टहल रहे हैं वजन घटाने में के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये 3 चीजों का जो सम्मिलित प्रभाव है, उसने कुछ वजन घटाया होगा, कुछ वजन घटा होगा, कुछ एब्डोमिनल फैट घटा होगा, उसने इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया होगा। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी तो ग्लूकोज लेवल और कम आया होगा। तो मित्रों, ये एक क्लू है, यह एक संदेश है, यह ध्यान में रखना है कि नियंत्रण में आने के बाद ग्लूकोज लेवल और कम होता जाता है कुछ समय में ग्लूकोटॉक्सिसिटी घटने से। इसलिए इस सीमा पे आने के बाद शांत मत बैठो, ध्यान रखो कि कुछ समय में डोजेस को रिड्यूस करना है। तो पहले हम डोज को कई बार अप टाइट्रेट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्रमशः मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ा रहे हैं, इसके बाद नियंत्रण में आने के बाद उसे डाउन टाइट्रेट करना है, उसकी डोजेस को घटाना है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब वो इस स्थिति पे आ गई जब हमें दवाओं की मात्रा घटाने की आवश्यकता भी हो सकती है। अब हम सोचेंगे इन तीनों में से कौन सी अच्छी दवा है जो हमारे लिए थोड़ा सा कम उपयोगी होगी। 100-140 आ गई और नीचे ले जाने की आवश्यकता नहीं, एक दवा को हम थोड़ा सा कम करने का सोचें। मेटफॉर्मिन हम कम नहीं करेंगे जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, विशेष रूप से सिग्निफिकेंटली ओबीस महिला में। डापाग्लिसरोलिन भी हम ये समझते हैं कि ओबेसिटी के साथ में कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन, जैसे डिसलिपिडीमिया जैसे फैटी लीवर, उनके साथ में ठीक नहीं, अच्छी दवा है। ये भी हम हटाना सही नहीं समझेंगे, ये भी वजन घटाने में मदद करेगी। तो एक विल्डाक्रिप्टिन ऐसी दवा है जो कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यह आराम से इस्तेमाल होती है, और हम देख रहे हैं कोई एडिशनल बेनिफिट जब हमको नहीं दे रही है बाकी किसी तरह का, तो इसकी डोज को हम 100 से 50 से 0 कर लेंगे इसके बाद, और फिर पूछेंगे हाउ इज दैट। तो इस प्रकार से हम सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के केस में हमको आरंभ में 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 दवाओं का भी चयन करना हो सकता है, जो हमारे व्यक्ति रोगी की स्वभाव के, उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। और जब हम अनुकूल दवाओं का चयन करते हैं तो हाउस दैट कहते हैं, और जब जो भी दवा मन में आई वो लिख दी, अगली बार जो भी मन में आया उसको बढ़ा दिया, जो भी मन में आया उसे घटा दिया, तब ना उससे मरीज को लाभ पहुंचता, ना हमें संतुष्टि और प्रसन्नता होती, और ना ही हमारा नाम। तो इन्हीं चीजों को हमें ध्यान रखना है, जिससे हम अपने पेशेंट को एक नियंत्रण भी अच्छा दे सके, और ग्लाइसेमिक के साथ साथ नॉन ग्लाइसेमिक और तरह के लाभ भी दे सके।